Hello students, this video is about conservative forces and non-conservative forces. So firstly we discuss about conservative forces. Conservative forces वो forces होते हैं अगर हम कोई भी वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट देम और बाय देम, देन जो वर्क डन हमने किया है उसका नेचर और पाथ हो। जैसे मैंने यहाँ से ए से बी पॉइंट पे आने के लिए जो वर्क डन किया, एक तो पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया और एक पाथ ही हो गया W1 इस पाथ के लिए मैंने W1 वर्क डन किया, इस पाथ के लिए मैंने W2 वर्क डन किया एंड इस पाथ से मैंने W3 वर्क डन किया। लेकिन तीनों ही केस में मेरा जो इनिशियल पॉइंट था दैट इज़ A और जो फाइनल पोजीशन थी दैट इज़ B। सो इनिशियल से फाइनल पोजीशन को अचीव करने के लिए मैंने बस वर्क डन डिफरेंट पाथ के थ्रू डिफरेंट अमाउंट में किया। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्सेस वही फोर्सेस होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड ना हो, जस्ट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में डिपेंड करें। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेंगे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, सो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में जो वर्क डन होगा तीनों ही केस में वो इक्वल होगा। इट मीन्स दैट W1 इज इक्वल्स टू W2 एंड W2 इज इक्वल्स टू W3। दिस इज द कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, which means that the work done by or against them does not depends upon the path followed by the object but only depends upon the initial and final position of that object. Now the non-conservative forces are said to be non-conservative. नॉन-कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम तभी नॉन-कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलेंगे जब हम वर्क डन कर रहे हैं तो वो देन जो हमने वर्क डन किया है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ना डिपेंड करके वो पाथ पे डिपेंड करे। मींस हेयर ऑल्सो मेरे पास इनिशियल पोजीशन ए है, बी इज़ द फाइनल पोजीशन और ए से बी तक पहुंचने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए मुझे वर्क डन करना है तो वो मैंने तीन तरीक़ों से किया, तीन पाथ के थ्रू किया, W1 W2 W3। लेकिन इस केस में क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड ना होके उसके वर्क डन पे डिपेंड करते हैं और वर्क डन तीनों ही केसेस में थोड़ा डिफ़र करेगा। किसी केस में कम वर्क डन किया, किसी केस में ज़्यादा किया और किसी में थोड़ा और कम किया। सो तीनों ही केस में अगर हम देखें तो वर्क डन अनइक्वल है, मीन्स एक दूसरे के ऊपर इक्वल नहीं है। सो जब वर्क डन एक दूसरे के इक्वल ना हो, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड ना करे, पाथ पे डिपेंड करे, उस केस में हम कह सकते हैं द फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ हेयर अ क्वेश्चन अराइज कि हाउ कैन वी शो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कंजर्वेटिव क्वेश्चन से रिलेटेड। सो द प्रूफ इज दैट लेट अ बॉडी ऑफ मास m, हमने एक बॉडी ली, उस बॉडी का मास है m, इज रेज थ्रू अ हाइट h और उस बॉडी को हमने एक हाइट h के ऊपर रेज करना स्टार्ट किया, बढ़ाना स्टार्ट किया। तो इस केस में हम यहाँ पे इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव इन नेचर शो करने के लिए हम तीन केस लेके चलेंगे। सो फर्स्ट केस में हमने एक बॉडी ली जिसको h हाइट पे रेज किया, तो ये बॉडी है, एक यूनिवर्सल फोर्स लगेगा जो कि टूवर्ड्स द ग्रेविटी होता है और इसके मास की वजह से फोर्स क्या होता है, मास इनटू ए एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी m हो गया और यूनिवर्सल एक्सेलरेशन हो गया दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो mg इज द फोर्स जो कि डाउनवर्ड लगेगा उस ऑब्जेक्ट की वजह से। उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो अपोजिट फोर्स लगता है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, विच इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जब हम इस बॉडी को ए पोजीशन से बी पोजीशन पे रेज करा रहे हैं, इट मीन्स दैट हम इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं। सो एफ इज़ द अप्लाइड फोर्स एंड एम जी इज़ द यूनिवर्सल फोर्स। जब हम वर्टिकली इस इक्वेशन लिखेंगे इस केस में तो दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम एफ माइनस एम जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम जी वर्टिकली अपवर्ड के केस में। एंड द वर्क इन रेजिंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू हमने निकाल ली विच इज़ इक्वल्स टू एम जी एंड डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कराया, ए से बी तक पहुंचाने के लिए हमने उसको एच हाइट से डिस्प्लेस करा दिया।
और जब हम एफ डॉट एस इसका जो डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं दैट इज एफ एस कॉस थीटा, या क्रॉस होता तो हम लिखते एफ एस साइन थीटा। सो W1 इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। फोर्स मैंने लगाया इस डायरेक्शन में और एक यूनिवर्सल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बॉडी को मूवमेंट भी हम ऊपर ही करा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स दैट जो थीटा होगा, मूवमेंट ऊपर हो रही है, फोर्स भी ऊपर लगा रहे हैं, थीटा क्या हो गया 0 एंड cos 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड फोर्स हमारे पास कितना आया mg और डिस्प्लेसमेंट कितना है h हाइट से डिस्प्लेस कराया है तो वर्क डन कितना आ गया mgh। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in this case when the body is raised vertically upward direction. Now the second case is let the body of mass m is raised through an inclined plane. अगर एक बॉडी है जिसका मास m है उसको हम अपवर्ड रेज करा रहे हैं एक इंक्लाइंड प्लेन पे, इस तरीके के प्लेन पे। सो यू नो दैट दिस इज अ बॉडी। जब हम इसको अपवर्ड मूव कराएंगे तो अप्लाइड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस बॉडी का जो मास होगा दैट इज m, उस मास के ऊपर जो ग्रेविटी का इफेक्ट लगेगा दैट इज g। सो जो फोर्स हो गया जो कि यूनिवर्सल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg। लेकिन ये इस तरीके से प्लेस है बॉडी, तो जब इसके प्लेन के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दिस मेक्स एन एंगल थीटा विद दैट फोर्स। और जब इस mg के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे सो थीटा के साथ जो कंपोनेंट बनेगा दैट इज mg कॉस थीटा और उसके जो अदर साइड है दैट इज mg साइन थीटा। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट फोर्स लगता है दैट इज डिनोटेड बाय r कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। सो अगर वर्टिकली हम देखें तो r इज इक्वल्स टू mg कॉस थीटा हो गया एंड हॉरिजॉन्टली देखें तो f इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा हो गया। सो थीटा इज द इंक्लाइंड फोर्स अप्लाइड एंड फोर्स हमारे पास mg साइन थीटा के इक्वल आ गया अप्लाइड फोर्स। सो वर्क डन अगेन W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा और अगेन इस केस में थीटा 0 आएगा क्योंकि अप्लाइड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। बॉडी को मूव भी हम अपवर्ड डायरेक्शन में ही करा रहे हैं तो उस केस में थीटा 0 हो गया। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, फोर्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई दैट इज mg साइन थीटा एंड जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एफ सी बी, जो डिस्प्लेसमेंट कराया है दैट इज सी बी। यहाँ से यहाँ बॉडी को डिस्प्लेस करा रहे हैं तो W2 इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा जो कि फोर्स की वैल्यू है, सी बी एज इट इज़ डिस्प्लेसमेंट लिखा और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो इसको मल्टीप्लाई 1 लिखो या एज इट इज़ हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड साइन थीटा की अगर बात करें दिस इज साइन थीटा एंड इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम साइन थीटा देखें तो ए बी विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज सी बी इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सो साइन थीटा सी बी की साइन थीटा की वैल्यू जब हमने पुट करी ए बी अपॉन सी बी ऑलरेडी है यहाँ पे, सी बी से सी बी कैंसिल आउट हो गया। नाउ वी हैव ओनली W2 इज इक्वल्स टू mg ए बी एंड ए बी की वैल्यू कितनी है हाइट, क्योंकि ये जो है इंक्लाइंड प्लेन की हाइट क्या कंसीडर करी है h। सो W2 in this case also mgh. So in case second we can say that work done is equals to mgh. Now the third case is when the body is raised along stairs. This diagram is like a stairs और इन स्टेयर्स की जो हाइट है वो हमने कंप्लीट हाइट h कंसीडर की है एंड एक सिंगल स्टेयर की हाइट हमने h डैश कंसीडर की है। n इज़ द नंबर ऑफ स्टेयर्स एंड x इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट स्टेयर। सो लेट देयर आर n स्टेप ईच ऑफ हाइट h डैश एंड विड्थ जो है वो x कंसीडर की है। देन तो हाइट हो गई हमारे पास, जो कंप्लीट हाइट आएगी वो नंबर ऑफ स्टेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक स्टेयर की जो हाइट है उसके इक्वल होगी दैट इज एन एच डैश। सो अगेन इन दिस केस द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डब्ल्यू डैश इज इक्वल्स टू एफ एच कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया एक स्टेयर के लिए एच डैश एंड वर्क डन इज द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। इसको ओपन करेंगे तो कॉस थीटा के बराबर होगा, लेकिन स्टेयर्स के केस में आप देख सकते हो थीटा बिकम्स 90 डिग्री। In this case theta becomes 90 degree and in this case theta becomes 0. So work done is equals to f h dash cos theta plus fx cos 90 degree
सो कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एम एच जी एच डैश एंड एम जी एक्स कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू एम जी एच। सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा n स्टेप्स को कवर करने में, विच इज इक्वल्स डिनोटेड बाय W3 एंड इज इक्वल्स टू एन एम जी एच डैश, जबकि एन एच डैश को हमने h के बराबर कंसीडर किया था, जो कि टोटल हाइट थी स्टेयर्स की। सो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम जी एच। सो वर्क डन इन थर्ड केस इज ऑल्सो comes mgh. So from first, third and sixth equation we have w1 is equals to w2 is equals to w3। तीनों ही केस में वर्क डन जो आया है वो mgh के बराबर आया है। और जब वर्क डन तीनों केस में बराबर हो या वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, इट मीन्स जो फोर्सेस वहाँ पे होंगे दैट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। So this equation shows that the gravitational forces are conservative in nature. So this is all about conservative and non-conservative forces.